नमस्कार दोस्तों। जैसा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है और इसके अंतर्गत प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आज हम इसी प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। देखो, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। हमें समझना होगा उद्देशिका से क्या अर्थ है। उद्देशिका शब्द इसीलिए लिया गया है कि जब भारतीय संविधान का संविधान सभा के दौरान निर्माण किया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये था कि हम भारतीय संविधान किस प्रकार के संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान में हम किन आदर्शों को रखेंगे, हमारे संविधान के अंतर्गत क्या क्या आकांक्षाएं होंगी, भारतीय संविधान के निर्माण में हम किन मूल्यों का मुख्यतः पालन करेंगे, किन का सहारा लेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही ये तय था कि हमारा संविधान किस दिशा में जाएगा और हम अपना किस प्रकार का संविधान निर्माण करेंगे। इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना से आशय ये है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान का अध्ययन अगर नहीं कर पा रहा है तो वो सिर्फ प्रस्तावना को पढ़कर ये इसका मीनिंग निकाल सकता है, ये आशय निकाल सकता है कि हमारे संविधान में मूल चीज़ें क्या हैं, संविधान के बेसिक क्या हैं, इसके फंडामेंटल क्या हैं। सारे फंडामेंटल्स को हम प्रस्तावना के माध्यम से मोटे तौर पर समझ सकते हैं। देखो साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रस्तावना का जो आशय है वो क्या है। प्रस्तावना किसी भी संविधान में, दुनिया के ज़्यादातर देशों में संविधान है और किसी भी संविधान का वह एक प्राकथन होती है, वह एक पूर्व कथन होता है जिसके माध्यम से हम संविधान में मोटी विशेषताओं को जान सकते हैं। दूसरा उद्देश्य प्रस्ताव भी आगे चल के प्रस्तावना बना है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसमें बताया गया कि हमारा संविधान किस दिशा में जाने वाला है। मुख्य बात है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों का समावेश किया गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द हमारे संविधान की पूरी प्रस्तावना में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। साथ ही एक सवाल और पैदा होता है, वो सवाल ये है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है। इस पर लगातार विवाद की स्थिति रही है। एक 1960 में बेरुवाड़ी वाद आया था। बेरुवाड़ी वाद में ये था कि भारतीय संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। ये निष्कर्ष निकाला था उच्चतम न्यायालय ने, ये क्लियर किया था और कई न्यायाधीशों ने ये कहा था उस समय कि ये संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, संविधान के किसी भाग में नहीं है, अतः यह संविधान का हिस्सा नहीं है। अब उसके बाद केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में। केशवानंद भारती केस में ये तय किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है, सिर्फ भाग वाला विवाद यहाँ समाप्त कर दिया गया। यह न सिर्फ संविधान का महत्वपूर्ण भाग है वरन यह संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और संविधान का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसआर मुंबई केस में इसी निर्णय को पुनः दोहराया गया और एसआर मुंबई केस में कहा गया था कि संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रस्तावना है। अब देखो साथियों, हम बात करते हैं कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में मूल चीजें क्या हैं। हमें प्रस्तावना के मूल खाके को, मूल ढांचे को समझना होगा। जैसे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत होता है हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्दावली क्या हमें ध्वनित करती है, इस शब्दावली से क्या आशय है हमारा, ये शब्दावली कहाँ से ली गई, तो इसमें हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, ये शब्दावली हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये वाक्यांश हमें ये बताते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों के द्वारा ही निर्माण किया गया है, ये हमारा संविधान ही है, हमारे द्वारा ही बनाया गया है, हमारे लिए ही बनाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है। इसमें जो मूल शब्द है वो है संप्रभुता। हमें संप्रभुता समझनी होगी। संप्रभुता को हमें स्पष्ट करें तो इसमें देखेंगे, संप्रभुता किसी राज्य की वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति होती है
जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अब हम भारत की बात करें, आज़ादी के बाद भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। वह किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है, उसकी स्थिति डोमिनियन स्टेट की भी नहीं है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरे निर्णय स्वतंत्रता के साथ ले सकता है, विदेश नीति का स्वतंत्रता के साथ संचालन कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते में अपनी स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तो संप्रभुता एक परम शक्ति होती है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कोई राज्य है। अगर संप्रभुता किसी के पास नहीं है तो वह राज्य नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात आती है समाजवाद। समाजवादी शब्द का समावेश हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इसका समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में किया गया। उस समय ये महसूस किया गया कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। शुरुआत में भारतीय आर्थिक परिस्थितियां इस तरह की थी कि भारत सरकार उतना वजन नहीं उठा सकती थी। तो समाजवाद का जो आशय है, हमें ये समझना होगा कि भारतीय समाजवाद यूरोपीय समाजवाद से पृथक है। भारतीय समाजवाद से आशय है कि भारत की सरकार को उत्पादन और वितरण के साधनों का इस प्रकार से वो करना चाहिए कि विकेंद्रीकरण, कि वो सभी के लाभांश उसमें समाविष्ट रहे, उनका एक तरह से केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें इसका मुख्य शब्द है प्रस्तावना का पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष राज्य से क्या आशय है? पंथनिरपेक्ष से आशय ये है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। जो सेक्युलर शब्द है, उस सेक्युलर शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है वो धर्मनिरपेक्ष कर लेते हैं, तब अर्थ विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ज़्यादा बढ़िया ये है कि हम पंथनिरपेक्ष करें। वैसे भी पंथनिरपेक्ष ज़्यादा व्यापक शब्द है। भारतीय जो पंथनिरपेक्षता है वो पाश्चात्य पंथनिरपेक्षता से कई मायनों में अलग है। भारतीय पंथनिरपेक्षता ये कहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देने का समान रूप से कार्य करेगा। जबकि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में ये कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करेगा। एक तरह से वो सकारात्मक, हमारी धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है और उनकी नकारात्मक है। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो तरह के हमें दुनिया में दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, जैसे स्विट्जरलैंड, उन राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहां प्रतिनिधि जनता के द्वारा न चुने जाकर स्वयं शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां जनता स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य करती है। लोकतंत्र का मूल भाव है कि जनता स्वयं शासन करे, लेकिन ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाले देशों में संभव नहीं है, इसीलिए वहाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शासन करवाती है। अगला गणराज्य। गणराज्य से आशय है कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, भारत में जैसे कि राष्ट्रपति है, वह वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति है, वहाँ भी गणराज्य है, भारत में भी गणराज्य है। अगला है न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय से आशय है रंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध, अर्थात इन आधारों पर मनुष्य के अंतर नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति विशेष को समाज में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए उसकी कि उस स्थिति का वो नाजायज फायदा उठा सके। दूसरा न्याय आता है आर्थिक। आर्थिक न्याय से आशय है कि समाज में जो कमजोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ध्यान देती रहे। समाज में इतना ज़्यादा वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो कि वो बिकने के लिए तैयार हो और दूसरे व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो कि वो दूसरे को खरीदने के लिए तैयार हो। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से आशय है कि राजनीति में सभी को समान भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त हो, सभी को मताधिकार होने चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की व्यवस्था की गई है। रंग, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर राजनीतिक पद और स्थिति में सभी को समानता हासिल हो, राजनीतिक न्याय से आशय है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की।
स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी फेथ को अपना सकता है, वो नास्तिक हो सकता है, आस्तिक हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है कि वो किस में विश्वास करे, कहाँ आस्था करे। उसको उपासना अर्थात पूजा पद्धति की उसको आजादी है कि वो किस प्रकार की पूजा पद्धति को अपनाए। वो बैठ के पूजा करे, खड़ा होकर पूजा करे, लेट के पूजा करे। राज्य इस संबंध में किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता। अब बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण मूल्य है प्रस्तावना में समता। समता से आशय इसमें दिया है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है और राज्य इस प्रकार के कार्य करेगा कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा बाधित नहीं हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते रहें। प्रत्येक व्यक्ति वह बन सके जो बनने की उसके अंदर काबिलियत है, जो उसके अंदर क्षमता है। अब बात करते हैं हम अंतिम राजनीतिक मूल्य बंधुता की, भाईचारे की। फ्रांसीसी संविधान से हमारे फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द हमारे प्रस्तावना में लिया गया, बंधुता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ये पंक्ति प्रस्तावना में दी गई है। तो व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल्य होता है अपना, प्रत्येक व्यक्ति की एक गरिमा होती है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति से कमतर नहीं आंकना चाहिए। कोई भी आदमी से कम नहीं है। अतः राष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति भाईचारे के साथ रह सके, अपनी गरिमा का उल्लंघन करवाए बिना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहनी चाहिए। इस प्रकार की बंधुता और भाईचारा देश में बना रहे। अंतिम प्रस्तावना में 3 शब्द और दिए गए हैं। हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका आशय है कि हम इस संविधान को इस अंगीकृत करते हैं, इसका मतलब हम इसको स्वीकार करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अधिनियमित, इसको हम अधिनियम के रूप में इस संविधान सभा से पारित करते हैं। और आत्मार्पित, हम स्वयं को अर्पित करते हैं, अर्थात हमने ही तो ये संविधान बनाया है और हमारे लिए ही ये संविधान हमने बनाया है, ये हमारे लिए ही अर्पित है। थैंक यू।